सबसे पहला चैप्टर राजनीतिक विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि सर ये चैनल तो साइंस वालों का है, क्योंकि इस पर लगभग 300-400 वीडियो पड़े हुए हैं साइंस के और मैथ के, तो हमारे यूजफुल की चीज़ें नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सोशल साइंस वाले, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोज मैं लेकर आ रहा हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जैसे यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है GCC-NIS के नाम से, ठीक वैसे ही टेलीग्राम पर भी हमने एक चैनल बना रखा है GCC-NIS के नाम पे। वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम इसको समझेंगे, जानेंगे इस चैप्टर को। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ डेमो क्लासेस के तौर पे जो पूरा सिलेबस मैं बना रहा हूँ उसमें बहुत सारे मिक्सअप हैं, यानी कि अभी और इसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्रोमा की का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि बेटर रिप्रेजेंटेशन मैं अपने सिलेबस में दे सकूँ। फ़िलहाल जो है मैं आपको जो है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझिए यहाँ पे। तो आपका ये मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 में आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकंड, राष्ट्र और राज्य यानी कि नेशंस और स्टेट के बारे में। थर्ड आपका हो गया समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में, सरकार में भेद। एंड द फोर्थ आपका है प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो अब इसमें जो है हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आपके लिए तैयार हो रहा है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। लेकिन जो यूट्यूब पर आप वीडियो हमें देख पा रहे हैं आप, ये एक डेमो क्लासेस के है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ से सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप अपना डिसीजन आगे ले सकते हैं। वैसे फ़ी कोई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सा फ़ी है जो आप उतना मोबाइल रिचार्ज करा लेते हैं। फिर भी आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कल ही एक स्टूडेंट मेरे पास कांटेक्ट किया तो मैथ के लिए वो फेल हो गया। वो नॉन डिमांड पेपर दिया था, लास्ट अप्रैल में दिया था, तो अभी तो अक्टूबर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो अभी फेल हो गया वो। तो अब वो, मैं उस यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा क्या यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो बता रहा था बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है ना, एम से कुछ नाम है ऐसा बता रहा था, बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है। तो वहाँ के वो ट्रैप में, जाल में फंस गया वो। तो मैंने कहा इन चोरों की वजह से जो है विद्यार्थियों का करियर भी ख़राब होता है और साथ में जो है हम जैसे लोगों का भी कहीं ना कहीं नाम शामिल इसमें हो जाता है। तो मैंने उसको उम्मीद जगाया कि आप चिंता मत करो, मैथ में अच्छे नंबर से आप पास करोगे। और मैंने रिजल्ट दिखाया, कैसे देखो ऑन डिमांड वाले जो है पास किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं कितना भी अपने मुंह से कह दूँ ये नहीं होता है। और मेरे चैनल में और बाकी के चैनल में मैंने उनसे भी कहा कि एक बात ध्यान देना, बाकी केवल यूट्यूबर की तरह हैं, लेकिन मेरा कंटेंट बेस्ड काम होता है। एज ए प्रोफेशनल मैं अपने आप को एक टीचर मानता हूँ और टीचर ही हूँ, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आप देखेंगे केमिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे इंग्लिश का कोर्स भी मैंने ही डिज़ाइन किया। आपके सामने ये सोशल साइंस आर्ट्स वाले सिलेबस स्ट्रीम भी मैं ही कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि सीधा मेरे अलावा यहाँ पर आपको कोई और अभी तो फ़िलहाल नहीं है, आगे का मैं नहीं कर सकता। हो सकता आगे कुछ मैं एम्प्लॉय वगैरह ऑफिस में रखूं, बट अभी तो फ़िलहाल मैं ही आपसे बात करूंगा, मैं ही आपसे सारी चीज़ें करूंगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं ख़राब करते हैं, ऑलरेडी जो है इसमें 3 मिनट मैंने आपका ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप मीनिंग की बात करते हैं कि भाई क्या मीनिंग होता है, देखिए राजनीतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली जो पॉलिटिक है, हम लोग जब बोलते हैं ना ऐसा करके कि पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का मीनिंग हम लोग पता क्या लाते हैं, कुछ अलग मीनिंग लाते हैं। जैसे कि नेता बन जाना, जैसे कि अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेना, ब्लैक मनी कर लेना जनता की, मतलब जो नज़र में हम देखते हैं वही तो कहते हैं। तो पॉलिटिक्स जब बोलते हैं ना, कहते हैं यार नहीं यार पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, या पॉलिटिक्स मत खेलो, ऐसा बोलते हैं। बट आप एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं जब राजनीतिक विज्ञान की, उसका कुछ अलग अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो साफ साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य कैसा है, एक सामाजिक प्राणी है। अब भाई सामाजिक प्राणी का मीनिंग क्या होता है, हेलो क्या होता है मीनिंग, सोशल एनिमल। सो व्हाट डू मीन बाय सोशल एनिमल, किसको आप कहेंगे सोशल एनिमल। तो सोशल एनिमल का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये सामाजिक प्राणी है, जो समाज में हम लोग रहते हैं, आपस में बात करते हैं। अगर ये सामाजिक वाला टर्म में हटा दूँ तो क्या बचेगा, प्राणी बचेगा। प्राणी मतलब जानवर तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। और समाज से बाहर तथा समाज के बिना नहीं रह सकता। आप सोसाइटी में ही आपको रहना है और मिल के रहना है, और इसी के बाहर भी आप नहीं जा सकते हैं। तो समाज में जो है शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली राजनीतिक संगठन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इतना बड़ा समाज होता है। और इतने बड़े समाज में यदि आप समझिए यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई संगठन नहीं होगा,
तो शांति व्यवस्था बना ही नहीं रख पाएंगे। कहीं उसका चोरी कर लिया, कहीं उसको कोई पर सता दिया, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। तो इतनी बड़ी चीज़ों में तो एक, या मान के चलिए कि अगर कुछ सबको कुछ बांटना भी है तो एक सिस्टम से बटेगा, लाभ भी देना तो एक सिस्टम से होगा। ये सारी चीज़ें हैं, एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जो व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली तो है, लिखा है, जो व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली तो हो परंतु लोगों की इच्छा पे आधारित हो। ऐसा नहीं कि जो हम सिस्टम बना दें वो सिस्टम जो है व्यक्तियों से शक्तिशाली हो, लेकिन इसमें हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि लोगों की इच्छा भी इसमें होनी चाहिए। अगर लोगों की इच्छा नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें लिखा है कि देखिए, उनकी इच्छा के अनुसार ही शक्ति का प्रयोग करता हो और लोगों की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता हो। यह भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं होगी ना तो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम, फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोग बोलेंगे यार फ्रीडम तो फिर है ही नहीं, हम पहले तो राजतंत्र भी होता था, तो भाई जो राजा बोल दिया वही फिर काम हो गया यहाँ पर। सो ऐसे राजनीतिक संगठन को ही राज्य कहा जाता है। देखिए, राज्य की परिभाषा पूछा था एक पेपर में 2011 के पेपर में कि राज्य की परिभाषा दीजिए, नीचे भी आएगा इसमें। तो राज्य की परिभाषा आपको देना, राज्य का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर होता है जहाँ पर लोग स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, लोग स्वतंत्र होते हैं, और साथ में जो है उस संगठन जो है सबकी सेफ्टी के लिए भी होता है, उनके काम के लिए होता है। राज्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करता है, लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। आप अपने ही स्टेट को देख लीजिए, अपने राज्य को देख लीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए है और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो राज्य के लिए होता है यहाँ पर। सो उनके लिए स्वतंत्रता और न्याय का वातावरण। देखिए, सबसे बड़ी बात, फ्रीडम के साथ साथ जस्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा तो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है या कोई गलत कर रहा है या किसी को लगता है कि उसके साथ जो है किसी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जो है, अगर सोचिए क्रिकेट खेला जाए बिना नियम कानून के, या कोई भी खेल खेला जाए बिना नियम कानून के, तो नीति यानी पॉलिसी तो चाहिए ही चाहिए। और वही पॉलिटिक्स के नाम के मशहूर है जो हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास प्राप्त कर सके। हमारी प्रायोरिटी ये भी होती है लोगों का विकास हो सके। लेकिन हमारे भारत में दुर्भाग्य है कि देखिए, जब कोई भी फंड पास होता है, ये जो फंड मिलता है लोगों को, जो टैक्स का पैसा होता है, वो टैक्स हम ही लोग तो पे करते हैं। मैं नॉर्मल बता दूँ, मैं वाईफाई का रिचार्ज करता हूँ तो उसमें 370 लिखा होता है, लेकिन जब मैं उसको रिचार्ज करने जाता हूँ 399 लिखा होता है। जब मैं रिचार्ज करने जाता हूँ तो वो GST लग के 470 रुपये हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा मेरा 72 रुपीज़ जा रहा है वो GST नहीं, सरकार के खाते में जा रहा है। आप एक पेन खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, या कुछ भी समथिंग XYZ खरीदते हैं, तो उसमें भी आपका टैक्स पैसा नहीं, टैक्स तो आप दे ही रहे हैं ना। और वही टैक्स जमा होकर जो है सरकार का खजाना बन जाता है। जब वो सरकार का खजाना बन जाता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि अब सरकार सुशासन होना चाहिए। सुशासन मतलब एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उन पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चूंकि सिस्टम में एक आदमी सिस्टम तो चलता नहीं है, और एक आदमी के सही होने से पूरा सिस्टम पूरा सही हो जाए ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक प्रभावित होता है। एक आदमी के सही होने से मेन हेड के प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी एक जगह से पैसा चलता है। और वो पैसा आते आते जो है, आप देखिए नॉर्मल सी बात है, कोरोना टाइम में जो है जब ऐसा हुआ था कि लोगों को जो है आप मास्क और साथ में साबुन देंगे लोगों को, तो एक आदमी का जो बजट लगभग 100 रुपये इन लोगों ने ले लिया था। लेकिन वो मिला क्या, 5 रुपये का लाइफ बॉय का साबुन और एक 2 या 5 रुपये का मास्क आता, 10 रुपये में निपट गया, बाकी 90 रुपये एक आदमी बचा। अब उस स्थिति में भी, जिस स्थिति में ऐसा लग रहा था कि आदमी कभी भी गुजर सकता है, ऐसे कंडीशन में जब भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसे कंडीशन में जब इस तरह से गंदी पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे आपके दिमाग में अगर ये सुनकर आता है कि पॉलिटिक्स, राजनीति, अरे यार नहीं, राजनीति का मतलब तो ये है कि भाई बेकार है, इसमें है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात समझिए यहाँ पर, तो सबका विकास और भला कोशिश रहती है, वो सरकार पर निर्भर करती है जो हमने। लेकिन हम जो अपना संविधान बात करते हैं या अपने सिस्टम की बात करते हैं, वो तो हम बेहतर ही मानते हैं कि भाई हमारे लिए बेहतर है वो, जितनी शांति से हम रह रहे हैं। राज्य का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। देखिए सिंपल सी बात लिखा है कि राज्य का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, नीति है, पॉलिसी है या सिस्टम है, जो साइंस है, उसी को हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। परंतु समय के साथ राजनीतिक विज्ञान के अर्थ भी बदलते रहे हैं, मीनिंग बदलता रहा है। अगर आप बात करते हैं 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी का मतलब 20th सेंचुरी की,
मतलब 1900 से 1999 की बात करते हैं, तो जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, विचारधारा में एक नया मोड़ आया जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा गया। व्यवहारवादी का मतलब एज ए बिहेव के हिसाब से हम जो व्यवहार देखते हैं उसका कहा जाता है। और व्यवहारवादी विद्वानों की दृष्टि में राजनीति विज्ञान शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। सत्ता एक ऐसा शब्द है ना जो सत्ता के लिए मतलब कुछ भी नेता लोग करने को तैयार होते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो सत्ता में मतलब आप क्या मैं आपको बताऊं, इसमें आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। उन्होंने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का भी विस्तृत किया है और इसमें हर प्रकार की गतिविधियों के अध्ययन पर जोर दिया है। तो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, जैसे कि राजनीतिक दल, पॉलिटिक्स पार्टी, कितनी पार्टियां बनी हुई है। अब भारत में देखिए ना कितनी पार्टियां बनी हुई है, नेशनल पार्टीज भी है और लोकल पार्टीज भी हैं। और इसमें दबाव समूह भी होता है। दबाव समूह मतलब होता है कि जब कोई सरकार काम नहीं कर रही होती है तो जो अपोजिशन की पार्टी होती है उन पर दबाव बनाती है, या नॉर्मल पार्टी कुछ होता है जो उस पर पॉलिटिक्स जो होता है। जनमत देखिए यहाँ पर होता है, यानी कि लोगों की जो राय है, हमारा जो आपका डिसीजन होता है, हम ही तो चुनकर भेजते हैं वोट देने। चुनाव, व्यवहार आदि। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के अर्थों को दो प्रकार कहा जाता है। एक तो आपका राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक अर्थ हुआ, ट्रेडिशनली जो हम समझ रहे हैं, और दूसरा हुआ आधुनिक अर्थ हुआ। यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स को हम दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं। एक वो जो ट्रेडिशनली अब तक चलता आया है, और दूसरा वो जिसने एक नया ट्विस्ट लिया, एक मॉडर्न तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश किया और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। अब आगे निम्नलिखित शीर्षकों पर प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है मैं इनके सीधे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आऊँगा, क्योंकि मैंने चैप्टर को ध्यान से देखा है। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका चैप्टर जो है मतलब 60 to 70% कंप्लीट हो जाता है। बाकी 20 to 30% जो बचता है वो अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न में हो जाता है। तो मैंने बहुत सोचा कि आपके सिलेबस को किस तरीके से बताया जाए, क्योंकि NIS ओपन बोर्ड वाले हैं। अगर इसको मैं बहुत लंबा खींच दूंगा, एक एक चैप्टर को ही अगर मैं बहुत सारे आवर्स में, घंटे में ले जाऊंगा तो वो भी आपके लिए बोरियत हो जाएगा। तो काम ऐसा करना है जिससे कि आपको जो है एक ऐसा टाइम जिससे आपका भी टाइम का बचत हो और साथ में जो है आप कम टाइम में अच्छा बेस्ट दे पाएँ, अच्छा प्रिपरेशन कर पाएँ। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको स्मार्ट तरीके से डील करूँ। ओवरऑल देखिए आपका सामना किससे होना है, सवालों से होना है। चैप्टर तो मैं समझा ही रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस पे डील करेंगे और क्वेश्चंस के जरिए ही चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप हमारे इस वीडियो से समझेंगे तो उन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन। तो अगर वो आपके एग्जाम में आ गया, जो कि आना ही आना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, और इतनी अंडरस्टैंड मैं आपका डेवलप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और कुछ पॉइंट यहाँ पर है जो मैं आपको डील करने की कोशिश करता हूँ। मे बी हो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपना समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहला है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है, फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। ये किसी राज्य से बंधा हुआ नहीं है, किसी देश से बंधा हुआ नहीं है। ये जो राजनीतिक विज्ञान होता है, जहाँ भी लोगों का भला होगा वहाँ हम राजनीति शास्त्र का सहारा लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान और राजनीति में अंतर होता है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में बहुत ही फर्क होता है। पॉलिटिकल साइंस कभी भी आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देती है और हमेशा एथिक्स की बात करती है और हमेशा नियम कानून की बात होती है। लेकिन यदि आप राजनीति में आते हैं, यदि आप पॉलिटिक्स में आते हैं, इसकी मूवी भी एक राजनीति, अजय देवगन की और बाकी लोगों की, कैटरीना कैफ भी उसमें, तो उसमें जब आप आते हैं तो उस कंडीशन में मे बी वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। राजनीतिक विज्ञान के बारे में भारतीय दृष्टिकोण, मतलब हम सब की, भारत की क्या दृष्टिकोण है राजनीतिक विज्ञान के बारे में। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है फ्रीडम का। आप सभी जानते हैं फ्रीडम का मीनिंग कई सारी चीज़ें होती हैं। फ्रीडम केवल आज़ाद रहना ही नहीं होता, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए जो हमारे जस्टिस के लिए, हमारे न्याय के लिए और हमारी सेफ्टी और हमारे विकास के लिए काम करे। तो फ्रीडम केवल ये नहीं कि भाई हम आज़ाद हैं, ठीक है आज़ाद है, नहीं, फिर हमारा सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी कहाँ चली जाएगी। स्वतंत्रता का क्या महत्व, ये भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र नहीं थे उस स्थिति की हमारी कैसी थी और आज हम कैसे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के रूप क्या क्या है, स्वतंत्रता की सुरक्षा क्या है। मैंने बोला ना, आज हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन क्या ये फ्रीडम आगे भी रहेगी, इसके लिए हमारे पास एक पॉलिसी, एक नीति, एक नियम कानून होना बहुत ज़रूरी है। और वही नियम कानून हमारे पास संविधान देता है। संविधान हमें श्योर करता है कि आज आप फ्रीडम है, कल भी आप रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, सिस्टम आराम से चलेगा। और जहाँ कुछ होता है तो हम अपडेट भी कर लेते हैं। न्याय का अर्थ क्या होता है,
जस्ट मीनिंग ऑफ जस्टिस, देखिए न्याय का अर्थ तो यही कहता है कि जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए और गलत करने वाले को सज़ा मिलना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का विशेष तरीके से जो नियम कानून बना उन नियम कानून में कुछ इस तरह का प्रावधान हो। इसके अलावा संख्यात्मक न्याय और अनुपातिक न्याय क्या होता है? संख्या के हिसाब से संख्यात्मक कितने लोगों को न्याय मिला है, ये कितना रेशियो होता है। न्याय के पक्ष क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, न्याय की स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता और स्वतंत्र, कई बार आप देखते हैं ना जज को इन धमकी मिल जाती है कि अगर तुमने हमारे अगेंस्ट में किया ना तो उड़ा देंगे तुमको। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की स्वतंत्रता की बात करते हैं, देखिए ये छोटे छोटे टर्म हैं लेकिन आप शुरुआती इसमें पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म आपको आगे काम करेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। और मेरी आदत कोई भी हड़बड़ी करने की नहीं होती, मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ और इतने स्मार्ट तरीके से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, चीज़ों को आप सीख जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास, हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसे कहीं ना कहीं और इसको एब्रॉड करना चाहिए और इसको स्प्रेड करना चाहिए, इसको और डेवलप करना चाहिए और अच्छी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए। इसमें देखिए राज्य की क्या भूमिका ये भी हम पढ़ेंगे और सरकार और नागरिक के बीच में संबंधों के बारे में बात करेंगे। सरकार का क्या काम है, ऐसा नहीं केवल सरकार का ही काम होता है, नागरिकों का भी कुछ ड्यूटी जो उसे भी हमें करना होता है। समानता क्या है, समानता आप सभी जानते हैं, समानता की मीनिंग क्या होता है कि भाई सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, तो इसको समानता कहते हैं। अवसर की समानता, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए समानता के लिए। संरक्षणात्मक भेदभाव जैसे कि आरक्षण जिसको बोलते हैं, तो आरक्षण तो इसलिए दिया गया था ताकि गरीब तबके और पिछड़े लोग आगे बढ़ सकें, लेकिन समय के साथ अपडेट जरूरी है जो कि सरकार कहीं ना कहीं आगे करेगी। तो संरक्षणात्मक भेदभाव का मतलब होता है ऐसा नहीं कि संरक्षण किसी को आपने दे रखा है कि ये विशेष अधिकार है, ये विशेष जाति से है तो इसको भाई संरक्षण दिया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ये छोटी जाति इस तरह का जिसका भेदभाव का, ये भी नहीं होना चाहिए। जॉन रॉल्स और नेजिक के न्याय के सिद्धांत क्या है ये भी हम देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। तो सीधा मैं आपको जो है इसको ले चलता हूँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे लेकर चलता हूँ यहाँ पे, और वहाँ से हम इसको समझते हैं डिटेल में ताकि चीज़ें हमें समझ में आ जाए। साथ में इसमें कुछ अगर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आया होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको समझना इसको। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखिए ध्यान से, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये एनआईएस में 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये चीज़ 2009 में पूछा जा चुका है। और राजनीतिक विज्ञान के बदलते हुए अर्थों की व्याख्या करें। देखिए अगर आप बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान की, आप प्रॉपरली अगर बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, ये इन चीज़ों की बात करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि राजनीतिक विज्ञान एक अंग्रेजी शब्द जो है पॉलिटिकल साइंस के स्थान पे आप प्राचीन जाएंगे, राजनीतिक विज्ञान का मूल है, तो इसका संबंध राज्य के अध्ययन से है। तो इस, अच्छा इधर लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है वो आगे पीछे पेज हो गया यहाँ पे। तो पॉलिटिकल साइंस के स्थान पे प्राचीन यूनान में पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता था। पहले यूनान में क्या होता था, पॉलिटिक्स शब्द यूज करते थे, ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये पहले यूनान में क्या होता था यहाँ पे कि पॉलिटिक्स यूज करते थे, पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल होता था। और पॉलिटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस, ये सब याद रखना जरूरी है आपके लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिक्स वर्ड किससे आया है। तो ये पॉलिटिक्स वर्ड जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से आया, जिसका मीनिंग होता है नगर या राज्य। ये आपको समझना पड़ेगा, नगर या राज। अगेन रिपीट, नगर या राज। हमारे साथ आप याद भी करते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा बहुत बढ़िया से। सो प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर होते थे। आप प्राचीन यूनान की बात करेंगे तो छोटे छोटे, यूनान एक जगह का नाम है, शहर उस समय का था। तो छोटे छोटे यहाँ पर नगर होता था, जिनके स्थान पे आज बड़े बड़े राज्य बन गए हैं, स्टेट बन गया है। नागर राज्य से संबंधित अध्ययन के विषय को पॉलिटिक्स कहा जाता था। देखिए आप खुद भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इतना सारा पढ़ा जाए, पढ़ाना जरूरी है। कहते हैं पढ़ के जाओगे सब कुछ तो करके आओगे कुछ, और पढ़ के जाओगे कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं। तो इसीलिए जो है पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंड डेवलप करना है कि अब पॉलिटिक्स है, अब इतनी सारी चीज़ें हम रट नहीं सकते ना। पॉलिटिक्स का सीधा मतलब है कि भाई एक राज्य को चलाने के लिए, एक राज्य के सही व्यवस्था के लिए जो चीज़ें शास्त्र होता है वही पॉलिटिक्स होता है। तो साफ साफ आ रहा नगर राज्य से संबंधित है, पॉलिटिक्स है। तो ग्रीक भाषा का शब्द पॉलिस ही यहाँ जो है, यहाँ से राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का मूल है, पॉलिस ही मेन है यहाँ पर। और इसका संबंध क्या है, राज्य के अध्ययन से है। इसका आप मीनिंग जानेंगे यहाँ पर। तो साफ साफ एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, इसकी क्या मैं इसमें करूँ, राज्य के अध्ययन से है। साधारणतः कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन होता है।
आपको कह रहा होगा सर ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है क्या, हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं ना, मेन मेन चीज़ें ये सब तो खुद ही लिख देंगे। नहीं, जरूरी है पढ़ना। मैं खुद ही सीबीएसई का पढ़ाता हूँ, इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से सही वे में पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ का मतलब मालूम होता है। किसी भी चैप्टर को आप हल्के में नहीं लीजिए, और आप ऐसा दिमाग में बिल्कुल ना लें कि आर्ट्स है तो हम कुछ भी कर लेंगे तो पढ़ लेंगे। नहीं, आगे अगर आप जॉब की तैयारी करेंगे या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये सारी चीज़ें जीके के रूप में आपके सामने आएगी। राजनीतिक विज्ञान की क्या परिभाषाएं हैं, देखिए अलग अलग लोगों ने राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का अलग अलग डेफिनेशन दिया। जैसे सबसे पहले गार्डनर का क्या करना है, गार्डनर, अच्छा वो गार्नियर नहीं है तो गार्डनर का क्या कहना है भाई। गार्डनर नाम तो एक तो ऐसे विदेशी नाम होता है ना जैसे लगता है अंग्रेजी दवाइयों के नाम है। तो गार्डनर का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। देखिए आरंभ तो ये आरंभ है, प्रचंड है राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का जो स्टार्ट है, आरंभ है, वो राज्य के साथ होता है और ख़त्म भी राज्य के साथ ही होता है। अब अगला क्या नाम है, गिल क्राइस्ट का क्या कहना है ना। गिल क्राइस्ट का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान जो है, इसका देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं। राजनीतिक विज्ञान राज्य व सरकार दोनों की समस्याओं का अध्ययन करता है। सही बात है, राज्य और सरकार दोनों की समस्याओं का अध्ययन करेगा। सरकार की भी, सर सरकार की क्या समस्या हो सकती है, बिल्कुल सरकार की भी कई बार समस्या होती है। आपको यदि किसी सोसाइटी में 1 लाख रुपया दिया गया चंदा तसल्ली करके कि भाई आप इसका मैनेजमेंट कीजिए, तो आपके पास कोई समस्या नहीं होगी, मैनेज तो करेंगे ना आप। इसी प्रकार पाल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र वह भाग है जो राज्य के आधारों तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपने तरीके से लोगों ने माना, लेकिन देखिए एक ही पॉइंट पर बार बार चीज़ें घूम रही है, बार बार चीज़ें घूम रही है, राज्य नगर राज्य नगर राज्य नगर, यही सब घूमता चला आ रहा है। आगे बात करते हैं अगर यहाँ पर हम लोग कि राजनीतिक विज्ञान की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। अगर कुछ और डेफिनेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आलमंड तथा पावेल का क्या कहना है। आलमंड का तेल आता है हमारे यहाँ तो आलमंड तथा पावेल का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समस्त राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। केवल राज्य का अध्ययन है, ऐसा नहीं केवल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि ये और भी पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें देखिए विधानसभा हो गया, यहाँ पर मार्कर क्यों नहीं चल रहा है भाई, धोखा दे देता है। विधानसभा हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका। देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसको विधायिका कहते हैं, विधान पालिका, एक कार्यपालिका होता है और एक होता है न्यायपालिका। केवल इसी से हम सीमित नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दल, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आता है, इसमें अपोजिशन पार्टीज भी आते हैं, दबाव गुट होता है, जनमत होता है, निर्वाचन प्रणाली होता है, विशिष्ट लोक समूह होता है। ये सारी चीज़ें भी तो अध्ययन हम करते हैं उसमें। क्या पॉलिटिक्स का मतलब केवल हम लोग यही जानेंगे कि भाई नेता लोग हैं और ये कोर्ट है, न्याय करता है, और बाकी कुछ ऑफिस वगैरह सरकारी नौकरी वाले IAS UPSC वाले लोग हैं, बस बात खत्म। क्या इतना ही राजनीतिक विज्ञान है आगे बात करते हैं। केटलिन के अनुसार, अजीबोगरीब नाम है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। आप भी कुछ कह दो यार, आपका भी नाम यहाँ डलवा देंगे बोलेंगे सर ऐसे क्या इसमें कह दे। देखिए ऐसा, ये जितने लोग हैं ना काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं इस पे फील्ड में एक्सपर्ट है, तभी इनका कुछ बात लिया जा रहा है और कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आप कुछ भी कह देंगे। पता चला कि एक कोट आपने लिखा, लाइन नीचे अपना नाम लिख दिया, किसने कहा, तो मैंने कहा ना मेरा नाम ये है। आगे बात करते हैं यहाँ पर लासवेल और कैप्सन। देखिए सबका वही कहना विज्ञान शक्ति है, भागीदारी है। रॉबर्ट डल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध शक्ति कानून से है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ों का यही है। तो इसका मीनिंग तो मैंने ओवरऑल समझा दिया। चलिए अगले सवाल पे आता हूँ मैं, एक ही चीज़ कितना मैं करता रहूँ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। देखिए ये 2009 में भी पूछा जा चुका है ये सवाल। देखिए ये बड़े बड़े सवाल होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको यहाँ पर डील करना होता है। यहाँ पर तो पॉलिटिकल साइंस का जो क्षेत्र का वर्णन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है, देखिए अगर अभी इससे पहले भी आया था कि राजनीतिक विज्ञान का क्या क्षेत्र होता है यहाँ पे, तो कहता है राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा से उसके क्षेत्र विषय वस्तु का पता चलता है। आप उसके परिभाषा डेफिनेशन पे जाते हैं तो हमें उसे विषय वस्तु का पता चलता है या बाकी चीज़ों के बारे में पता चलता है। कुछ विद्वान इसे राज्य कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भैया ये तो राज्य का अध्ययन है। सर अगर ये राज्य का अध्ययन है
तो फिर देश का अध्ययन क्या होगा? तो भाई राज्य के मिलने से ही देश बनता है। और केवल राज्य के अध्ययन तक सीमित नहीं है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और आधुनिक अगर आप सोचेंगे, आधुनिक मॉडर्न विचारक सोचेंगे, तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है। यहाँ पर विस्तृत समझते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र इसका है। और इसमें राजनीतिक क्रियाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, विचारधाराओं, सामाजिक राजनीतिक संगठन, ये सारी चीज़ों को महत्व देते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है, बड़ा विशाल क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या बातें अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले तो इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। ऑलरेडी मैं इस पर इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस इतना ही बताता हूँ कि इसमें स्टडी ऑफ स्टेट, राज्य के बारे में जानते हैं। एक राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए अगर आप बात करते हैं तो एक सरकार का गठन होता है। सरकार में कई सारे नेता होते हैं और नेताओं को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नेता दिया जाता है, ताकि हर डिपार्टमेंट में जनता की भलाई के लिए हर नेता अपने फील्ड में अच्छा काम कर सके। सिंचाई विभाग का मंत्री वाटर सप्लाई का काम संभालेगा, एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी, किसी को दिक्कत ना हो, इसमें समस्या आती तो वो उसको हैंडल करेगा, या ट्रांसपोर्ट वाला सड़क वगैरह का कंट्रोल करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर तरीके से जो है हम जनता के लिए, भलाई के लिए काम कर सके, इसके लिए जो है पूरा एक राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं पढ़े, क्या अनुपातिक क्या है, ये सारा एनालिसिस किया जाता है। कितने बच्चों को कुपोषण के शिकार हैं, कितने बच्चों को स्कूल की ज़रूरत है, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आगे सरकार का भी अध्ययन किया जाता है कि सरकार एक ऐसा अंग होता है, भाई सरकार की इच्छा जो होती है वो क्या होती है, पब्लिक की अभिव्यक्ति होती है, पब्लिक ही तो चुनकर भेजती है। हाँ, वो अलग बात है कि फिर सरकार ही निर्णय लेती है अगले 5 सालों के लिए, फिर जनता का उसमें कोई चीज़ें नहीं रहती है। इसलिए सरकार को सोच समझ के वोट देना चाहिए, किस सरकार को आप देंगे। तो राज्य का अध्ययन सरकार के अध्ययन के बिना अधूरा है। अगर राज्य आप अध्ययन कर रहे हैं तो सरकार भी जानना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं, अगर मैं बिहार से हूं और रहना तो खैर मेरा नई दिल्ली में ही है, लेकिन बिहार की जो इतनी गंदी पॉलिटिक्स और इतनी गंदी राजनीति पिछले जो 30 सालों से चल रही है, 20-25-30 सालों से चल रही है, उसने बिहार को ना जाने अनजाने में भी जो है, जानबूझ के कहिए, अनजाने में कहिए, पिछड़ा राज्य बना कर रख दिया है। और पिछड़ा राज्य इसलिए कि इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं तक। क्यों? अभी कभी कुछ किसी के यहाँ मर्डर हो गया, कभी कुछ लूट लिया, कभी फिरौती कर लिया, कभी ये कर लिया। तो जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, जो एक सही वे में सरकार देखिए, कोई भी राज्य में आप ही अगर बिजनेसमैन हैं तो भाई आप क्यों वहाँ पर जाएंगे? आप मेरी बात समझिए, वहाँ पर आप क्यों वहाँ पर अपना इन्वेस्ट करेंगे, करोड़ों रुपया लगाएंगे? आप नहीं लगाएंगे ना, सीधी सी बात है। आप क्यों लगाएंगे? आप कहेंगे कि भाई हम क्यों लगाएं, हमारा नुकसान हो सकता है। खैर, अपने ही राज्य का क्या बोलूँ, लेकिन चीज़ें होती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं केवल बताया कि राज्य के साथ सरकार भी देखना पड़ता है। साथ में स्टडी ऑफ मैन, यानी राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है जो मनुष्य को मिलाकर बनता है। तो मनुष्य का भी, मनुष्य जैसा सोचते हैं उसी प्रकार के कानून शासन व्यवस्था बनती है। भाई जैसा आप सोचेंगे वैसा ही कानून व्यवस्था यहाँ पर आपका बनकर तैयार होगा, कानून आपके लिए लागू होगा, ठीक है। और मानव स्वभाव को समझकर कानून बनाने और शासन करने वाला शासक ही सर्वाधिक सफल होता है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो अपनी कला डेवलप आप ऐसे कीजिए कि सामने वाला जो सुनना चाहता है, अगर उसमें किसी का नुकसान ना हो तो आप वही बोलिए, और सामने वाले के अकॉर्डिंग ही आप रहिए। देखिए आप उसके बहुत प्रिय हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा होंगे। तो साइकोलॉजिकली भी आप देखिए, तो जो वही अच्छा लीडर है जो जनता के अकॉर्डिंग चलता है, जो पब्लिक बोलती है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें अलावा जो है समुदायों, संस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस का भी अध्ययन है। राज्य में अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, देखिए एक एक टर्म को अगर मैं लूँगा ना तो इसमें भी कई सारे मीनिंग निकलेगा। आप ऐसा नहीं कि एक झटके में पढ़ के इसको निकल सकते हैं। जैसे लिखा है राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये लिखा है पॉलिटिक्स लिखा हुआ है, तो पॉलिटिक्स का मीनिंग आप जानते ही हैं, सामाजिक, सामाजिक सबका, सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो आर्थिक, फाइनेंशियल, धार्मिक, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सांस्कृतिक, कल्चरल हो गया, ये कल्चर हो गया। यहाँ पर कल्चर मतलब अलग अलग वेशभूषा, अलग चीज़ें हैं। समुदाय है, अलग अलग संस्थाएं होती हैं, इन सब को भी देखना पड़ता है। जैसे कई राज्य ऐसे होते हैं जो जहाँ एक भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे होते हैं तो कुछ राज्य में अलग होता है। अब देखिए भारत में देखिए ना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग होता है। अब आप देखिए अगर बंगाल में लोग नहीं है तो बंगाली भाषा भूली जाती है। जैसे बंगाली भाषा में तो मेले छेरा केमो नाचन, क्या बोल रहे हैं सर, बस एक लाइन सीख लिया था यूट्यूब से कि बाल बच्चा कैसे हैं।
इसके अलावा आप हरियाणा का देखेंगे, वहाँ का टोन बदल जाएगा। मुंबई के बड़ू क्या कर रहा है अपन को, तो उसका भी टोन आपका बदल जाएगा। ऐसा नहीं बिहार में केवल भोजपुरी ही बोली जाती है, मगही भी है, भोजपुरी भी है, लेकिन भोजपुरी ज़्यादा फेमस है। रहुआ का करत अरु हैं, तो या अपने की कर हखिन, ये मगही हो गया, या मैथिली भाषा भी है की करे छे। तो ये देखिए एक स्टेट के अंदर भी कई सारी चीज़ें कल्चर्स आ जाता है वहाँ पे। यूपी में जाएंगे तो कनपुरिया भाषा अलग ही हो गया। तो अलग अलग जगह की जो अलग राजस्थान में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो मतलब मैं उतना जानकार नहीं हूँ, मैं सारे भाषाओं के, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ लेकिन मेन मेन चीज़ें तो सुनना है। खम्बा घड़ी क्या बोलते हैं, राजस्थानी में बोलते हैं, अब इसका मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता है। तो इतना पता है कि रिस्पेक्ट देने के लिए ही होता होगा, खम्बा घड़ी से बोलता होंगे। जो व्यक्ति को जीवन को विकसित करने में सहायता देती है। देखिए हम अपने लाइफ में सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो है आराम से अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। तो दिनचर्या शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल घर में ही रहते हैं, हम बाहर भी निकलते हैं। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट यानी सड़क अच्छा होना चाहिए ताकि कम समय पहुंच सकें, इंडस्ट्री होनी चाहिए ताकि हमें रोजगार मिल सके, इसके साथ साथ स्कूल अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। तो जब एक विकास की बात करते हैं ना, तो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य में, उस विशेष जगह पे सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाए वो। तो सरकार की नीति निर्धारण पर पड़ता है। इन सब का अध्ययन भी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। तो समुदायों के बारे में हो गया। यहाँ पर राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की हम लोग बात करते हैं। तो टाइम कितना हो गया भाई, 31 मिनट हो गया, चलिए इसको पूरा कर लेंगे कम से कम। तो राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन मतलब समय समय पर जो है, आप ध्यान से देखिए, विभिन्न राजनीतिक जो दार्शनिक होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, रख देता हूं इसको, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं, ट्रेन में खासकर जब इलेक्शन नज़दीक होता है, पॉलिटिक्स पे, इंडिया में क्रिकेट पे, पॉलिटिक्स पे बहुत जमकर बातें होती है। और केवल बातें भी नहीं होती, आपस में झगड़ा करने तक लोग तैयार हो जाते हैं। और ट्रेन में जो है एक आदमी ऊपर बैठा, लेटा हुआ है, ऊपर का बर्थ पे ये लोग ऐसे लेटे हुए हैं, इधर एक खिड़की के पास बैठा है कि यहाँ बैठा हुआ है। अब उधर से जो है पता चला पान खा रहे हैं, अब आपस में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ऐसे करके। अब बगल से बोल रहा है, अपने दोस्त से बोल रहा है, वो क्या लगता है शर्मा जी इस बार कौन जीतेगी, ये सरकार जीतेगी कि नहीं जीतेगी। अब बगल वाला बोल रहा है तो जो भी हो सरकार जीतेगी तो ही होगी। सामने वाला बैठा बोल रहा है नहीं इस बार तो यही जीतेगी, मान लो वो बीजेपी का सपोर्टर है, इस बार तो बीजेपी ही जीतेगी। और ये पेपर वाला कांग्रेस का था। अब मान लो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर तो बोला ऐसा कैसे बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा कैसे बीजेपी जीत जाएगी, आप हलवा समझ रखे हैं, आपको मालूम भी है ये वो बोले। तो बोले अरे नहीं भाई साहब, इस पर कांग्रेस का तो बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ें नहीं जीतने का। अब ऊपर का पड़ोसी दोस्त सुन रहा है ऐसे करके, तो आप पता चला एक इसके सपोर्ट में आ गया, नहीं सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कांग्रेस इस बार पक्का जीतेगी, राहुल बाबा ने बहुत काम किया है। ऊपर से बोलेगा अच्छा ऐसे जीत जाएगी, अब मोदी जी इतना काम किए। तो पॉलिटिक्स पे इतनी सारे होती है ना, और दो बाकी लोग उनको देख रहे हैं ऐसे करके, दर्शक की तरह से करके देख रहे हैं, स्माइल पास कर रहे हैं। और मैं भी ट्रेन में सफ़र करता हूँ, देखते रहता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाय की दुकान पे जाएंगे तो चाय की दुकान पे चाय पीते पीते बस होती है, पान की दुकान पे होती है, और तो हाथ तो एकदम आराम से जो है तंबाकू खाते खाते जो है, क्या लगता है ये सरकार जीतेगी कि नहीं जीतेगी। और तो और सलाह ऐसे देते हैं जैसे लगता है अरे राहुल गांधी आया था, वो ये कर देता ना, उसको भाषण में ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे बोल लीजिए आप ही खाइए, हाँ ये बोलता ज़्यादा सही रहता। ये मतलब उसको एक्सपर्ट बन के दिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। क्रिकेट की बात करें अलग करेंगे, तो आप तो देखिए समाज और सोसाइटी में उठा के देखिए तो पॉलिटिक्स की तो हर जगह बात होती है, कहाँ नहीं बात होती पॉलिटिक्स की। हाँ जब इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बातें होती है, अपने अपने स्टेट की चीज़ें होती है, और यूपी बिहार में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है आपस में बातचीत करने का। खैर आगे हम लोग बात करते हैं, इनका प्रभाव सरकार की नीति और कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कुछ और विचारधाराएँ हमें लेके चलते हैं, जैसे कि आदर्शवाद, व्यक्तिवाद मतलब हम सबका विकास करें, समाजवाद, गांधीवाद मतलब गांधी जी के विचारों को, मार्क्सवाद, फासीवाद, ये अलग अलग विचार हैं। इन विचारों का डिटेल फिर कभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। इनके अध्ययन के बिना भी राज्य का अध्ययन अधूरा है। जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं तब तक भी हमें नहीं पता चलेगा कि राज्य का किस तरीके से हमें आके काम करना है। मानव व्यवहार का अध्ययन किस तरह से होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए इसमें ये भी पढ़ना पड़ता है कि भाई क्या स्टडी होगा ह्यूमन बिहेवियर का, मानव व्यवहार जिसको हम लोग कहते हैं।
तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मनुष्य की राजनीतिक व्यवहारों पर आधारित है। उसी के अनुसार संस्थाएं, देखिए जैसे आपका स्वभाव होगा, जैसी आपकी आदत होगी, वैसी वहाँ की सरकार होगी। ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मैं बिहार की बात करूँ, वहाँ जाति में बहुत लोग बटे हुए हैं। एक जात के अंदर ना, एक जाति के अंदर और भी छोटी छोटी कई जातियाँ, आपस में वो लोग बटे हैं। तो इस तरीके से तोड़ रखा है। ओबीसी, जनरल, SC ST ऐसे बड़े लेवल पर भी बांट रखी है। दलित में भी दलित, महादलित। तो उनको क्या होता है कि हर एक कैटेगरी का नेता खड़ा कर देते हैं और वो वोट को बांट देते हैं। तो अपने फायदे के लिए जो है ये चीज़ें चलती रहती है। कुछ हद तक चीज़ें सही भी है और कुछ हद तक बहुत जातिवाद होना गलत भी कई बार हो जाता है, क्योंकि वो एकजुट, मतलब एक थिंक और एक सोच हो नहीं पाता है पब्लिक का फिर। तो ये सारी चीज़ें होती है, कई बार संघर्ष और समस्याएं पैदा होती है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आगे है शक्ति प्रभाव का स्टडी ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये भी आपको समझना पड़ेगा। यह बात भी आधुनिक विचारधारा की ही देन है, मॉडर्न की देन है, कि शक्ति ही राजनीति का केंद्र बिंदु है। पावर होना बहुत जरूरी है। अब ये पावर के चक्कर में ना ये लोग पूरा राज्य का चौपट बर्बाद कर देते हैं अपने पावर के चक्कर में। तो राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के लिए संघर्ष, इसलिए राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत शक्ति यानी पावर और उसके प्रभाव की बारीकी से अध्ययन किया जाता है। वो तो नायक मूवी हो गया, एक दिन के लिए जो है उसको एक दिन के लिए बनाया था ना, हाँ, मुख्यमंत्री उसको बनाया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध संगठनों का अध्ययन, देखिए ये भी आपको देखना पड़ेगा, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कि भैया किस तरीके से जो है वहाँ की जो सरकार है उसका अंतर्राष्ट्रीय पर कैसी दोस्ती है, कैसे आपस में मेल मिलाप है, वो किस तरीके से जो है आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या रिलेशन उनका है। मनुष्य की तरह राज्य भी दूसरे राज्यों के साथ मिलजुल के रहता है, ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा आज का युग तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल का है, जहाँ आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे से मिलकर ही रहना पड़ता है। कौन किसके काम आ जाए कौन जानता है। और दुश्मन भी, कोरोना वायरस, चाइना, भूल गए। तो शांति है, युद्ध है, शांति भी युद्ध दोनों। देखिए जो युद्ध है तो शांति की कोशिश करते हैं हम लोग, और शांति बनी रहती है तो वहाँ पर कई बार युद्ध की चीज़ें बन जाती हैं। तो इसके क्या संबंध होने चाहिए, सारी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए। मतलब कंक्लूजन ओवरऑल क्या, कंक्लूजन यह अंत में कहा जा सकता है कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है, एक बहुत विशाल क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि भाई जो है ठीक है हम इसको पढ़ लेंगे या इसको बस थोड़े समय देख लेंगे, ये कहना गलत होगा। इसमें अध्ययन बहुत बड़े लेवल पे करना होता है। इसमें एक चीज़ के बारे में अध्ययन नहीं है, मानव के बारे में पढ़ना, समुदाय के बारे में, संस्था, सबके बारे में पढ़ना पड़ता है, कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ना पड़ता है। टोटली जब हम पढ़ते हैं ना, एक पूरा सिस्टम, पूरा व्यवस्था होता है ना, तब जाकर राजनीतिक विज्ञान यानी राजनीतिक शास्त्र तैयार होता है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 2 तक था। बाकी आगे हम लोग देखेंगे, इसके कोशिश करेंगे आगे करने की, समझने की। ऑलरेडी जो है यहाँ पर 37 मिनट हो गया। मैं इसको यहाँ पर बाइंड अप करना चाहूँगा, और ऐसे ही जो है पार्ट बाई पार्ट आपको मिलते जाएंगे और पार्ट बाई पार्ट तरीके से आप सीखते जाएंगे। देखिए मैं किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने बता दिया, और आपको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि इनमें आप अपने मन से लिखेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ के लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। तो जब आप खुद से लिखना ही है तो क्यों ना एक बार समझ लिया जाए। और अगर सच में देखिए, आप एडमिशन में कितना पैसा खर्च करते हैं, आपने एडमिशन भी कराया होगा, तो आपने इतना अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया। इसके अलावा और भी आप पैसा खर्च करते हैं, तो आपने एडमिशन जिस पर्पज़ के लिए करवाया है, आप बुक्स वगैरह, देखिए एक तो हमारा बैच आप ज्वाइन करेंगे, हमारा बैच खैर इसका तो नहीं है, इसका एक परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट। बैच चलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का। फिर भी अगर इसका लेते हैं तो किसी बुक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। हमारा कोई भी सिलेबस आप परचेज करते हैं, वहाँ कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जनरली आप कोई बुक भी अगर मंगवाते हैं तो लगभग 300-400 का तो बुक ही केवल आपका हो जाता है, और थोड़ा सा और पैसा 100-200 जोड़ देंगे तो उसमें तो हमारा सिलेबस ही आप परचेज कर लेंगे, 200-250-300 जोड़ देंगे तो आप ये मेरी बात ध्यान से समझिए, आप इसमें कभी कंजूसी मत करना। और आप जो है ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देना कि पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप अपने मन से कुछ भी करोगे तो रिजल्ट और आउटपुट जो है कुछ 500-600 बचाने के चक्कर में पता चला उसमें S/CT लग गया, तो S/T लग गया, क्या करोगे फिर, क्या करोगे, बेकार ही है ना फिर इस तरह का। या नंबर कम आ गया, तो देखिए नंबर कोई भी टीचर आपको तभी देगा जब आप कम से कम ढंग से लिखेंगे। ढंग से तब लिखेंगे जब आप सुनेंगे, जानेंगे। कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, क्या आपको मज़ा आया, इंटरेस्ट लगा कि भाई पॉलिटिकल साइंस मज़ा आ रहा है पढ़ने में? कुछ चीज़ें आप अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में,
और मुझे बहुत एक्साइटमेंट और बहुत मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ। मेरा बस चले तो मैं इसी को 2-3 घंटे में निपटा दूँ एक ही पार्ट को, लेकिन फिर लेंदी और बड़ा हो जाएगा वो। तो छोटे छोटे पार्ट ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये भी है कि बस मतलब सिलेबस का कुछ ही पोर्शन में यहाँ यूट्यूब पर अपलोड कर पाऊँगा, बाकी तो आपको सिलेबस परचेज करना पड़ेगा, तभी आपको सारे लेक्चर वीडियो जो वहाँ मिलेंगे। फिलहाल अभी इंजॉय कीजिए जो आपको मिल रहा है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।